बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 की केमिस्ट्री का जो यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था उसके जो बाकी क्वेश्चंस थे उनको आज हम स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट्स आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे जो कि है स्केच एट नल सेल लेबलिंग द कैथोड एनोड एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आपने एक डेराइल सेल ड्रॉ करना है और उसके ऊपर कैथोड एनोड बताने हैं कि कहाँ पे हैं और साथ ही ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो किस तरफ हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके आंसर में हम सबसे पहले इसका जो है वो डिनाइल सेल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको डिनाइल सेल गैल्वेनिक सेल जो होता है उसको हम लोग डिनाइल सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो सॉल्यूशंस है, एक जिंक सल्फ़ेट का सॉल्यूशन है और एक साइड पे कॉपर सल्फ़ेट का सॉल्यूशन है। और इन दोनों के अंदर हाफ सेल्स जो हैं वो रखे गए हैं, एक साइड पे जिंक का सेल रखा हुआ है और एक साइड पे कॉपर का सेल रखा हुआ है। और आप ऊपर देख सकते हैं वहाँ पे वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर जो है वो बेसिकली इनके दरमियान जो करंट है उसको मेजर करने के लिए लगाया गया है। और जिंक का जो हाफ सेल है वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप है, आप देख सकते हैं। और कॉपर का जो हाफ सेल है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप है। यहाँ पे आपको एक साल्ट ब्रिज नज़र आ रहा होगा। तो साल्ट ब्रिज जो है ये आपको यूट्यूब की तरह नज़र आ रहा है और ये एक इलेक्ट्रोलाइट सेल होता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी इनर्ट सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया गया है बेसिकली ज़्यादातर हम जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो पोटेशियम क्लोराइड होता है। तो इसके जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करते हैं, आयंस के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाते हैं इन सॉल्यूशन के दरमियान इन आयंस के ही ज़रिए। और साल्ट ब्रिज का बेसिकली जो मकसद होता है इसमें इसको लगाने का, इसलिए ताकि जो दोनों सॉल्यूशंस हैं जैसे कि जिंक और कॉपर सॉल्यूशन, इन दोनों के दरमियान जो करंट है या जो चार्जेस हैं उसको इक्वल रखने के लिए, उनके दरमियान इक्वलिटी के लिए ही इस साल्ट ब्रिज को यूज़ किया जाता है। जिंक मेटल जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है कॉपर से और इसलिए जो जिंक है वो रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से उसके ऊपर ही ज़्यादा प्रोसेस हो रहा होता है। तो जैसे ही ये कनेक्शन कंप्लीट होता है तो जिंक जो मेटल होता है इसके अंदर से जो एटम्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलने के बाद वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद जो उसके आयंस होते हैं, जिंक मेटल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिर यहाँ से ट्रैवल करते हुए कॉपर के पास चले जाते हैं। तो जब इस सॉल्यूशन में वो शामिल हो जाते हैं तो ये जो जिंक है इसके ऊपर फिर ऑक्सीडेशन होती है, चूँकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके जा चुके हैं और कैथोड पे रिडक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहले आपने वो डायग्राम ड्रा करनी है, तो उसके बाद आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं। जो बाकी जो जितनी कहानी है मैंने आपको डायग्राम में बताई है, अभी समझाई है, वो सारा मैंने यहाँ पे लिख लिया है। जैसे कि नाइल और गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स: a zinc bar dipped into a 1m ZnSO4 solution and a copper bar dipped into a 1m CuSO4 solution. A salt bridge which is inverted U-tube containing an inert electrolyte like KCl, like potassium chloride. Its ions do not react with the electrons or with the ions in the solution. It makes the electrical contact between the solutions through which ions can move. A voltmeter to measure current. Each compartment of cell is called a half cell. Thus, a Nile cell consists of two half cells joined in series. When circuit is complete, electrons begin to flow from zinc rod through external circuit to copper rod. Thus, zinc half cell acts as anode and copper half cell as cathode. Now students, question number 7 is describe how a battery produces electrical energy. कि एक बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे पैदा करती है। तो जो बैटरी होती है वो भी गैल्वेनिक सेल ही कहलाता है, ठीक है। मतलब एक बैटरी किस तरह से काम करती है, एक गैल्वेनिक सेल नहीं होता यहाँ पे, एक गैल्वेनिक सेल की सीरीज़ होती हैं, एक के ऊपर एक किस तरह से तय लगी होती है गैल्वेनिक सेल की। तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है उसको देखते हैं। A battery is a device consisting of one or more galvanic cells joined in series with external connections for powering electrical devices such as flashlights, mobile phones, and electric cars. When a battery is supplying electric power, its positive terminal is the cathode and its negative terminal is the anode.
It generates electric current by a redox reaction. At anode, oxidation takes place. Electrons flow from anode through external circuit. तो स्टूडेंट इसका आंसर ये है कि एक बैटरी जो होती है वो एक गैल्वेनिक डिवाइस ही होती है, यानी कि इस तरह से सीरीज़ में जॉइन हुए होते हैं और फिर एक्सटर्नल कनेक्शन की वजह से ही इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसके से कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, जैसे कि फ्लैश लाइट्स हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गए या इलेक्ट्रिक कार्स हो गई। जब भी बैटरी जो होती है वो इलेक्ट्रिक पावर को सप्लाई कर रही होती है तो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो कैथोड होता है और उसका नेगेटिव टर्मिनल एनोड होता है। तो फिर वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है रिडॉक्स रिएक्शन के ज़रिए ही। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है और कैथोड पे रिडक्शन हो रही होती है। इलेक्ट्रॉन्स एनोड से फ्लो करते हुए एक्सटर्नल सरफेस से गुजरते हुए कैथोड पे जाते हैं और कैथोड पे ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर लेते हैं। जो एग्जांपल्स हैं बैटरीज़ की वो ड्राई सेल, स्टोरेज सेल, मर्करी बैटरी वगैरह, इस तरह से इसके एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिकवरिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि आपने बताना है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो जब हम कान से निकालते हैं, अब कान ये वाला कान नहीं, ओर्स मतलब वो जो माइंस होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है उसको हम ओर्स कहते हैं। मेटल के भी ओर्स होते हैं और वहाँ से बताना है कि किस तरह से उनको हासिल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस सीखने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम मेटल्स को हासिल करते हैं। तो ये इस तरह से होता है कि माइंस होते हैं बहुत मतलब चट्टान की तरह होते हैं, इसके अंदर से जो मेटल्स को हासिल किया जाता है। अब एकदम ऐसे नहीं होता कि हम पहाड़ को पकड़ते हैं और उसको जो है हथौड़ा लेके पीटते हैं तो पहाड़ के अंदर से जो है वो जितना भी मेटल है, धात या हर किस्म के धात निकलते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, इसका बाकायदा एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो भी माइंस होते हैं, ठीक है, वहाँ से चट्टान को लिया जाता है, ठीक है, कुछ चट्टान इकट्ठे करके उनको एक जगह पे रखा जाता है और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें एक मशीन होती है, ठीक है। ये मशीन बेसिकली क्या करती है, जो और इसके अंदर जैसे हम चट्टान डालते हैं तो उसको क्रश कर देती है, यानी कि उस चट्टान का पाउडर बना देती है। तो ये मशीन इसलिए होती है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो प्रोसेस होता है उसको अब देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग मेटल फ्रॉम इट्स सोर्स इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ तक तो हमने समझ लिया था। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन नेचर एज ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स। तो जो भी मेटल्स हासिल होते हैं वो ज़्यादातर या तो सल्फाइड होते हैं या ऑक्साइड होते हैं। जब हम उस पाउडर फॉर्म में जो हमारे पास चट्टान आ जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि वो अगर वो सल्फाइड के मेटल जो है वो ऑक्साइड के साथ कंपाउंड बना है तो उसको हम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड कहेंगे। अगर उसका जो कंपाउंड सल्फाइड के साथ बना है तो उसे हम मेटल सल्फाइड कहेंगे। अगर वो मेटल सल्फाइड बना है तो हम उसे हीट करेंगे और हीट इसलिए करेंगे उसको मेटल ऑक्साइड बनवाने के लिए। आफ्टर माइनिंग द ओर डिज़ायर्ड मेटल इज़ सेपरेटेड फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। तो अब उसको अलग करने के लिए क्या किया जाता है कि मेटल्स को फिर रिएक्ट करवाया जाता है कोक के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और हाइड्रोजन गैस के साथ, किसी भी एक के साथ जिसके साथ उसका जो है वो रिएक्शन होना होता है उसके साथ वो करवा के उसको मेटल ऑक्साइड बनाया जाता है। तो तब जो है इस तरह से मेटल जो है वो हासिल होते हैं हमें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आयरन को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आयरन बेसिकली जो लोहा होता है उसे हम कहते हैं। आयरन ओर और hematite, limestone and coke are introduced into the blast furnace from the top. A blast of hot air is forced in the furnace from the bottom. Oxygen gas reacts with coke to form mostly CO and some CO2. These reactions are highly exothermic. As hot CO arises, it reacts with iron oxide and reduces it to iron. Molten iron is collected at the bottom of the furnace. Limestone removes impurities from iron as slag. तो एक फर्नेस टाइप चीज़ होती है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो आयरन को डाला जाता है। आयरन को दूसरा नाम जो है हेमाटाइट भी कहते हैं। तो उसको जब उसके अंदर डालते हैं उसके बाद नीचे जो है उसकी आग जलाई जाती है, यानी कि एक ब्लास्ट फॉर्म में इतनी तेज़ी से आग जलाई जाती है। तो जैसे ही आग जलती है तो वहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है कि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो कोक के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो उसमें ज़्यादातर या तो CO बनता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सो ये जो रिएक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हॉट टेम्परेचर पर करवाए जाते हैं।
एज हॉट सी और आइसी है। सो यहाँ पे आप देखें आयरन ने जो है वो रिएक्शन किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वहाँ पे रिएक्शन के बाद जो चीज़ हमें हासिल हुई वो यहाँ पे ये हमें प्योर आयरन हासिल हो गई। सो नेक्स्ट है कि लेड और जिंक जो है मेटल्स, इनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो लेड और जिंक के जो मेटल्स होते हैं कि नेचुरली ही कुदरती तौर पे ही ये सल्फाइड की फॉर्म में आते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब वो सल्फाइड फॉर्म में आते हैं तो उनको हीट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और फिर उनको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड्स में। सल्फाइड्स को ऑक्साइड में करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप मेटल्स हासिल कर सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि सल्फ़र ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है, और ये जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं फिर ये रिड्यूस हो जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, कोक हो गया या फिर हाइड्रोजन हो गया, इस तरह से। तो बाकी जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जिंक का जो है वो रिएक्शन करवाया लेड के साथ, और ये इसकी एग्जांपल्स हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।